लास्ट लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा की है। और इसको हमने दूसरे शब्दों में ये भी कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ये हमने समझने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर में। और आपको ध्यान है कि हमने 4 चरणों की इसमें चर्चा की थी। एक तो प्राचीन ग्रीस के समय में, एंशिएंट ग्रीस एरा, दूसरा क्रिश्चियनिटी के टाइम पे, तीसरा एब्सोल्यूट मोनार्किज्म या राजतंत्र किस तरीके से डेवलप हुआ यूरोप में, और उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट जो रिवोल्यूशंस हुई हैं यूरोप में, वो भी हमने समझ ली थी लास्ट लेक्चर में। प्रिसाइजली 2 रिवोल्यूशन हमने देखी थी, 1688 की ग्लोरियस रिवोल्यूशन और 1789 की फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसका कि नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो रिवोल्यूशंस हुई थी ये अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के रूप में सामने आती हैं, क्योंकि ब्रिटिश रिवॉल्यूशन में जहां पार्लियामेंट की जो पावर थी वो इस्टेब्लिश हो गई थी, वहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मोनार्की को हटा करके एक रिपब्लिक की बात की गई, यानी कि गणतंत्र, जनता का शासन होगा, इसकी बात की गई थी। हालांकि पूरी तरीके से लोकतंत्र अभी भी ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में भी वोटिंग राइट जो था वो बहुत सीमित था 1688 में, लेकिन फिर भी एक शुरुआत तो कही जा सकती है, क्योंकि मोनार्की के खिलाफ यानी कि राजतंत्र के खिलाफ क्रांति हुई। आज हम 5वें पॉइंट से शुरू करते हैं, और उसे कहना चाहिए स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि लोकतंत्र का अन्य विश्व के अन्य भागों में प्रसार। अब ये अन्य भाग कौन है, वेरियस अदर पार्ट्स कौन है? अदर पार्ट्स का मतलब है अदर देन यूरोप, यानी कि यूरोप से भिन्न देशों में किस तरह से डेमोक्रेसी का यानी कि लोकतंत्र का प्रसार होगा। क्या है 5वें पॉइंट का नाम? यूरोप से भिन्न, यूरोप से अलग विश्व के अन्य भागों में लोकतंत्र का प्रसार। और इसमें हम 2 देशों को लेंगे, एक तो यूएसए को और दूसरा कनाडा को, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए और कनाडा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के भाग तो नहीं है, ये तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ लोकतंत्र का प्रसार होना ये बताता है कि यूरोप के अलावा भी बाकी देशों ने लोकतंत्र को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका और कनाडा में ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो यूरोपियन जनसंख्या थी जो वहाँ पे आके बसे थे। ये आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, वो कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। कोलंबस एक स्पेनिश यात्री था, ठीक है। तो मतलब यूरोप से ही लोग गए अमेरिका और कनाडा में बसे। फिर भी इसका एक ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल महत्व तो है कि यूरोप के अलग देशों ने भी डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू किया। यूएसए में आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप साधारण भाषा में अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, वो एक ब्रिटेन की कॉलोनी था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। जैसे हम लोग ब्रिटेन की एक कॉलोनी थे, भारत 1947 तक आज़ाद नहीं हुआ था, ऐसे ही यूएसए भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। और कॉलोनिज्म यानी कि उपनिवेशवाद से मुक्त होकर के यूएसए ने 1787 में, यानी कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में, ये फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहाँ अमेरिका ने अपने को घोषित कर दिया कि हम एक फेडरल स्टेट हैं, यानी कि संघीय राज्य हैं। अब संघीय राज्य क्या होता है? जहाँ राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। तो 13 राज्यों ने मिलकर के ये फैसला किया
कि हम एक अमेरिकी संघ बनाएंगे। तो ब्रिटेन, आपका प्रश्न यह आएगा अपने आप ही दिमाग में कि ब्रिटेन का गुलाम होने पर क्या ब्रिटेन उनको ये आज़ादी दे सकता था कि आप फेडरल स्टेट बन जाए? नहीं। तो इसका मतलब ब्रिटेन से ये स्वतंत्र हुए होंगे। तो जब 1776 में जुलाई 1776 में यूएसए ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए, वैसे ये लोग 4 जुलाई 1776 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अमेरिका वाले। तो जब ब्रिटेन से ये अलग हुए तो इन्होंने फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने आप को एक संघीय राज्य की घोषणा कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक तो कॉलोनिज्म के खिलाफ एक माहौल बना, यानी कि उपनिवेशवाद के खिलाफ माहौल बना। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो जॉर्ज वाशिंगटन का बड़ा महत्व है। जैसे भारत में हम कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ऐसे ही अमेरिकन जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन को बहुत एक जिसे कहते हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन मानते हैं। तो अपनी स्वतंत्र, इसका महत्व क्या है कि कोई भी देश जो कि किसी का गुलाम है, पहली बात तो अपने स्वतंत्रता की बात कर रहा है, दूसरी बात वो एक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में सेल्फ गवर्नेंस यानी कि सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, खुद मुख्तारी चाहता है कि हम ही अपने जनता के बारे में सोचने का हक रखते हैं। ब्रिटेन को या किसी और पावर को हक नहीं है। तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात थी। जहाँ कॉलोनिज्म होगा वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको किसी देश को गुलाम बनाता है, जैसे ब्रिटेन ने हमको गुलाम बनाया था, तो हमको डेमोक्रेसी दे ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जनता अपने बारे में खुद फैसला करे। तो ब्रिटेन वाले ये पावर तो हमको दे नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो उनके गुलाम थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं कि भारत ने भी अपनी स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसका जो प्रेरणा ली वो यूएसए से ली थी। ठीक है। इसके साथ साथ एक और देश है जो कि बिल्कुल ब्रिटेन अमेरिका से लगता हुआ है, नॉर्थ अमेरिका आइलैंड का ही है, वो है कनाडा। और 1867 में इसने भी अपने आप को एक फेडरल स्टेट यानी कि संघीय राज्य के रूप में गठित किया, यानी कि ये भी कहा जाए तो ब्रिटेन से अलग हो गया। तो ये जो एक बहुत बड़ी बात थी कि यूरोप के बाद भी डेमोक्रेसी का प्रसार हो। अब हम छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखें, छठे पॉइंट से समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि डेमोक्रेसी होना एक चीज़ है और डेमोक्रेटिक वैल्यू पर विश्वास रखना दूसरी चीज़ है। ठीक है। तो आपने डेमोक्रेसी को एक शासन की तरह तो इस्तेमाल कर दिया कि भाई जनता को वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन क्या इतने से ही, क्या इतना होने मात्र से ही डेमोक्रेसी आ जाएगी? शायद नहीं। डेमोक्रेसी को लाने के लिए कुछ निश्चित वैल्यूज़ पर हमको भरोसा करना होता है। वो वैल्यूज़ क्या है? लिबर्टी की, इक्वलिटी की। तो अब इसको छठे पॉइंट को समझते हैं, प्रोसेस ऑफ डेमोक्राइजेशन, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। मतलब एक है वोटिंग राइट देना, लेकिन जब ये वोटिंग राइट कुछ ही लोगों तक सीमित है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है ना। तो आपने देख लिया था कल कि 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई, लेकिन जो सबको वोटिंग राइट मिलने वाली बात थी वो थी 1832 में, और इसे कहा जाता है रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। इसमें क्या किया गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन में 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर कम हुई और हाउस ऑफ कॉमन्स की ज़्यादा हुई। दूसरी बात क्या हुआ कि जो बड़े बड़े सामंत थे ब्रिटेन में, फ्यूडल, जिनके पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंड था, मतलब ज़मीन का संकेंद्रण उनके पास ज़्यादा था, उनके वोटिंग राइट कम होकर के उतने ही हो गए जितने कि एक कॉमन आदमी के। ऐसे ही
फ्रांस में भी 1848 में एक क्रांति हुई, इसको रिवॉल्यूशन कहना ठीक है, क्योंकि नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में थोड़ा सा एक जिसे कहते तानाशाही प्रवृत्ति घर कर रही थी। तो इससे पहले भी और इसके बाद भी फ्रांस ने अपने आप को रिफॉर्म करते हुए एक रिपब्लिक की स्थापना की। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कहाँ हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848। तीसरी चीज अमेरिका का सिविल वॉर ऑफ यूएस। देखिए ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी केवल वोटिंग राइट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी इज समथिंग टू बिलीव इन सर्टेन वैल्यूज। ठीक है, अब देखें आपने ये देख लिया था कि अमेरिका को स्वतंत्रता मिली 1776 में और 1787 में वो संघीय राज्य बन गया। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका के कुछ स्टेट जो थे, वो जो वहाँ के नीग्रोस थे, यानी कि वहाँ के ब्लैक लोग थे, एफ्रो अमेरिकन लोग थे, उनको अधिकार देने के खिलाफ। ठीक है, और वो ये कहते थे कि जो वाइट पीपुल हैं उनको, इन लोगों को गुलाम बनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका में एक बहुत ही असाधारण राष्ट्रपति हुए, जिनका स्टेटमेंट भी मैंने आपको दिया था, अब्राहम लिंकन। इन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी मतलब मेजोरिटी का नाम नहीं है। मेजोरिटी तो ये कह रही थी कि स्लेवरी इज गुड, बट आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी आदमी को खरीदने और बेचने की इजाज़त किसी शासन तंत्र में होती है, किसी सिस्टम में होती है, तो वो सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। आदमी कोई वस्तु तो है नहीं। तो होता ये था कि अमेरिका में खेती करने के लिए जो अफ्रीकन पीपल लाए थे, अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग लाए थे, जिनको लोग कहते थे ब्लैक पीपल, उनको खरीदा और बेचा जाता था और इसे स्लेवरी के फॉर्म में जस्टिफाई किया जाता था। अब्राहम लिंकन ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आप किसी आदमी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, बल्कि ये अमेरिकन सिटीजन है और इनको हम वोटिंग राइट देंगे। तो इससे क्या हुआ कि सिविल वॉर छिड़ गई अमेरिका में। सिविल वॉर का मतलब क्या है? गृह युद्ध, मतलब घर के अंदर ही जो युद्ध था वो छिड़ गया। जो नॉर्दर्न स्टेट थी अमेरिका में, ऐसे देखें आप, अमेरिका का नक्शा है अगर इस तरीके से, जो नॉर्दर्न स्टेट थी वो स्लेवरी के विपरीत थी, यानी कि लिंकन के साथ थी। और जो साउदर्न स्टेट थी, टेक्सास जैसी, वो स्लेवरी का समर्थन कर रही थी और कह रही थी कि जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, उनकी स्लेवरी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, तो लिंकन ने एक जोखिम उठाते हुए, कदम उठाते हुए कहा कि डेमोक्रेसी तब तक नहीं आती जब तक प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिग्निटी, उसका सम्मान और उसकी स्वतंत्रता और उसकी समानता न मिले। ठीक है, तो देखें आप, देखें ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी केवल मेजोरिटी का नाम होती तो मेजोरिटी तो कह रही थी कि स्लेवरी ठीक है, अच्छी बात है, स्लेवरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, डेमोक्रेसी केवल मेजोरिटी का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी इज समथिंग टू बिलीव इन सर्टेन वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या है? इक्वलिटी के। आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, देख लीजिए, हमारे देश में मान लीजिए कि बहुसंख्यक लोग ये तय करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी जाए, तो कैसे, क्या इसे डेमोक्रेसी कही जाएगी? कुछ लोग बोलेंगे हाँ कही जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी ने निर्णय कर दिया। नहीं कही जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी का निर्णय खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे इस केस में मेजोरिटी ये कह रही थी कि स्लेवरी ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन लिंकन ने मेजोरिटी का सम्मान ना करते हुए उस चीज का सम्मान किया जो कि बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो है इक्वलिटी। और आप देखते हैं कि अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग हैं अमेरिका में, जिनको निग्रोज या ब्लैक भी कहा जाता है, वो आज कितने आगे बढ़ गए हैं। बराक ओबामा उनका प्रेसिडेंट भी हुआ। तो ये सब जो है संभव हो पाया डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भरोसा रखने के।
भरोसा रखने के बाद। ठीक है।